अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिकल फंक्शन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो रियल इंटीग्रेशन होती है, हमारी जो सिंपल इंटीग्रेशन है, उसका रिव्यू ले लेते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, सपोज वो f(x) है तो उसका आंसर आ गया g(x). अब जब हम इसी आंसर का इंटीग्रेशन लेंगे तो वो ऑपोजिट आएगा हमारे डेरिवेटिव का। जो हमारा डेरिवेटिव था वो हमारा इंटीग्रेशन का आंसर होता है। ठीक, मतलब कि जो डेरिवेटिव और जो इंटीग्रेशन है वो आपस में कन्वर्स प्रोसेस हैं। सपोज देखें, जैसे मैंने इधर लिया हुआ है, अब इसी फंक्शन के साथ मैंने f(x) का c लिया है कांस्टेंट। ठीक, अब उसका हमने अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास g(x) आएगा। क्यों? क्योंकि c कांस्टेंट है तो वो ज़ीरो हो जाता है। जब हम इस g(x) की इंटीग्रेशन लेंगे, जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है, तो उसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो ये आएगा, और ये हमारे पास डेरिवेटिव था, ऑपोजिट हो गए। असल में जो सी आता है, जो हमारे पास आंसर सी आता है इंटीग्रेशन में, वो होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, अब इनको एक प्रॉपर एक फंक्शन के ज़रिए इस प्रोसेस को बता दें कि कैसे कन्वर्स है। हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास कोस एक्स आ गया। जब हम कोस एक्स की इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो साइन एक्स होता है। तो ये आपस में कन्वर्स प्रोसेस है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब लिमिट इंटीग्रेशन, कोई भी हमारे पास फंक्शन है, सपोज वो g(x) है, उस पर हमने लिमिट लगाई ba और a। ठीक, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया f(x)/ba। तो लिमिट को आगे किस तरह सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देते हैं। ये बात क्लियर हो गई। जब हम लिमिट लगा कर सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशंस में, तो वो इस तरह हमारे एक्स एक्सिस पे लाई करती है इंटीग्रेशन, रियल इंटीग्रेशन। ठीक, और जो फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। ठीक, अगर सपोज फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो उसको हम पार्ट्स में इंटीग्रेशन करके सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज a से c तक हमने इंटीग्रेशन की, फिर c से b तक उसकी इंटीग्रेशन की। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब बात आती है हमारी जो मेन टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हमारे पास जो फंक्शन होगा, जाहिर सी बात है वो कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक, और जो उनकी लिमिट है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दी गई होगी, a प्लस आयोटा b एंड c प्लस आयोटा d। ठीक, अब जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की जो सबसे जो मेन बात है वो ये है कि इसमें हमें पता होना चाहिए कि जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो हम किस पॉइंट से किस पॉइंट तक कर रहे हैं, कौन से कर्व लेकर कर रहे हैं। ठीक, अब ये हमारे पास एक ग्राफ है, तो ये वाई एक्सिस हमारा इमेजिनरी पार्ट और एक्स एक्सिस हमारा रियल पार्ट। ठीक हो गया। अब हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, c प्लस आयोटा d एंड a प्लस आयोटा b। हमने इसको q कंसीडर कर लिया और इसको p कंसीडर कर लिया। ठीक, अब हमारे पास क्या पॉइंट दिए हुए हैं लिमिट के, p से q। अब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, तो उसमें जो सबसे मेन बात है ये है कि हमें पता होना चाहिए कि जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो हम किस कर्व के अलोंग करेंगे। कोई भी कर्व होता है, पी से क्यू के जाने के काफ़ी रास्ते होते हैं। हम अपर कर्व से जा सकते हैं, स्ट्रेट कर्व से जा सकते हैं, लोअर कर्व से जा सकते हैं, मिड कर्व से जा सकते हैं। मतलब कि एक ही पॉइंट तक पी से क्यू तक जाने के हम डिफरेंट कर्व यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। इन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेल अलॉन्ग विच कर्व यू विल इंटीग्रेट, फॉर एग्जाम्पल अलॉन्ग C1 C2 etc। मतलब ये बताना ज़रूरी है कि आप कौन से कर्व के अलॉन्ग इंटीग्रेशन कर रहे हो, और आंसर विल बी डिफरेंट अलॉन्ग ईच कर्व। मतलब कि अगर आप C1 के अलॉन्ग इंटीग्रेशन कर रहे हो, अगर आप फिर इंटीग्रेशन करते हो अलॉन्ग C2 के, तो जो C1 का आंसर आएगा इंटीग्रेशन का और जो अलॉन्ग C2 के इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो दोनों डिफरेंट होंगे। ये बात याद रखनी है। ठीक, हमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में ये बात याद रखनी है कि हमें इंटीग्रेशन हमेशा किसी कर्व के अलॉन्ग करते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। एग्जाम्पल 1, क्वेश्चन नंबर 1, हमें ये इंटीग्रेशन दी हुई है, लेकिन जो ये फंक्शन है ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये रियली है। ताकि अगले सवाल में हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेंगे, ताकि अभी आपको इंटीग्रेशन कर्व के साथ करना आ जाए, वो इजीली हो जाएगा। ठीक, अब हमें ये इंटीग्रेशन दे दी गई है जो रियल में है। अब उसमें हमें क्या कंडीशन दी है, फ्रॉम पॉइंट 0 to 0 to 3 to 9। ठीक, ये हमें दो पॉइंट्स दिए हैं, ये हमारी दो लिमिट्स हैं, और उसने बताया है c इज़ y इज़ इक्वल टू x²। ये इसने हमें कर्व दिया है, यहाँ पे इसने हमें कर्व दिया है। उसने बताया कि जो भी ये पॉइंट है ना,
ये इसके अलोंग आपने इंटीग्रेशन करनी है। सपोज ये मैं आपको ग्राफ के थ्रू दिखा रही हूँ, ये ग्राफ बनाना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कि हमारे पास 0.00 और एक 3.9 है, इसको आप P कंसीडर कर लें और इसको आप Q कंसीडर कर लें, ठीक। तो जो हमने किसके अलोंग करनी है, y इज इक्वल टू एक्स के, तो उसका जो कर्व होता है ना वो कुछ इस तरह से बनता है। ये हमारा कर्व पॉइंट है और हमने इसके ज़रिए इंटीग्रेशन करनी है इसकी। क्लियर? टू एक्स स्क्वायर, हमने ये y इज इक्वल टू एक्स कर लिया। अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, जैसे करते हैं, हमारे पास 2x आ गया और इसके ज़रिए हमने dy की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई। हमारे पास एक dy की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे, ठीक। जहाँ पे y है वहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर दी एक्स स्क्वायर, और जहाँ पे dy था वहाँ पे हमने dy की वैल्यू ऐसे करके पुट कर दी, ठीक। ये हो गया, ये x प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स प्लस, और इसको हमने कंबाइन किया तो हमारे पास आ गया 2x रेज़ टू पावर 5 dx। हमने इस पूरे सवाल को या तो आप y पे कर लें, सारे y के टर्म में कर लें, या x टर्म में कर लें। तो हमने पूरे क्वेश्चन को x टर्म में कर लिया है, ठीक हो गया। अब नाउ फॉर लिमिट वी हैव 2.00 and 39. We will use x term limit because in equation 1 we only have x term, so neglect y term limits. So the limit we will use is 0 and 3. देखें, हमने यहाँ पे जितनी भी हमारे पास जो पूरी टर्म थी वो x में है, तो इसलिए हम जो हम लिमिट इसकी कंसीडर करेंगे वो x ही कंसीडर करेंगे, x की। हमारे पास दो लिमिट्स हैं, ये x होता है, ये हमारा y होता है, ये x होता है, ये y होता है। तो हमारी जो पूरी टर्म है वो x में है, तो इसलिए हम x की लिमिट लेंगे जो है हमारे पास 0 और 3, ठीक। हमने लिमिट लगाई उस सवाल पे 3 0, इनकी इंटीग्रेट किया। आपको पता है जैसे ये x है तो 1 में 1 प्लस किया, नीचे भी 1 में 1 प्लस किया, हमारे पास आ गया। हमने इस पावर में भी 1 प्लस किया और इसी जो हमारी पावर है उसमें ही नीचे भी ऐसी 2 + 1 किया तो हमारे पास ये आ गया। इसको सिंपली हमने इंटीग्रेट कर दिया, उसके बाद हमने अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस किया, हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक हो गया। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब हम वही क्वेश्चन है, हमारे पास वही इंटीग्रेशन का सवाल है, वही इंटीग्रेशन, लेकिन इस बार हमारे पास कर्व डिफरेंट है, ठीक। कर्व इसलिए डिफरेंट लिया है ताकि आपको पता चले कि अगर हम जब कर्व चेंज कर देते हैं तो हमारे पास आंसर भी डिफरेंट आएंगे। सारा क्वेश्चन सेम है, बस कर्व का डिफरेंस है। ये हमने ग्राफ बनाया, ये हमने पॉइंट प्लॉट किए, मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, ये हमारे पॉइंट Q है और ये हमारा पॉइंट P है, ठीक। उन्होंने कहा है कि जो हमारी जो पॉइंट Q से जो पॉइंट P तक जो कर्व जो हम लेंगे, जो पाथ लेंगे, जो वो है वो y = 3x है। तो जो हमारे y और 3x का जो हमारा लाइन बनती है वो कुछ इस तरह से है, ऑलमोस्ट से स्ट्रेट होती है, लेकिन ये कम्प्लीटली